हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस का लास्ट कंसेप्ट जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज़ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, माइनर्स और कोफैक्टर्स है, बहुत इजी है। इसके बिहाफ पे हम इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लेकिन वो उसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, आपके एक्सरसाइज में भी ना के बराबर है। ठीक है, देखिए जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास ए पर्टिकुलर मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, ए पर्टिकुलर मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो माइनर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एम आई जे से। किससे? एम आई जे से। एंड कोफैक्टर्स सहखंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी आई जे से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? सी आई जे से। तो देखते हैं माइनर क्या होगा। तो देखिए इसका एड्रेस क्या है? A11। तो या तो आप यूं लिखिए M11 या फिर आप यूं लिखिए माइनर ऑफ 1। ठीक है, अब माइनर ऑफ 1 के लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। 1 से जाने वाली रो और कॉलम को हटा दीजिए, तो क्या बचा? 4। ठीक है, इसके लिए 1 2, तो 2 से जाने वाली रो और कॉलम को हटा दीजिए, क्या बचा? 3। फिर इसका एड्रेस M21, तो 3 से जाने वाली रो कॉलम को हटा दीजिए 2। फिर M22, इससे जाने वाली रो कॉलम को हटा दीजिए 1। ये क्या हो जाएंगे? माइनर्स हो जाएंगे ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। ठीक है, अब 3x3 में क्या होगा वो भी अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। पहले हम समझ लें कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बेसिकली सी आई जे इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे एम आई जे। ये आपको फॉर्मूला थोड़ा डरावना सा दिख रहा होगा, लेकिन इतना डरावना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। हमने जब डिटर्मिनेंट सॉल्व किए थे तो इसके साइन बताए थे, प्लस लगता है और माइनस लगता है। इस पे लगेगा माइनस और प्लस। ऐसा क्यों होता है? देखिए -1 की पावर है, अगर हम 1 1 के लिए लिखेंगे तो 1 + 1 कितना आएगा? 2। तो 2 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। इसके लिए देखिए 2 1, तो 2 + 1 कितना होगा? 3। तो -1 का क्यूब मतलब माइनस। तो साइन ऐसे लगते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट लाइन रखिए प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब माइनर्स निकाल तो लिए हमने, अब कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो C11 C12 C21 और C22। ठीक है, कुछ नहीं करना, साइन वैसे अप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। जहाँ ऑड आ रहा है मतलब इसके हिसाब से लगा दीजिए। C11 मतलब दिस, C12 मतलब दिस, C21 मतलब दिस, C22 मतलब दिस। अब माइनर चाहिए, तो इस 1 का माइनर कितना होगा? 4। 2 का माइनर कितना होगा? 3। 3 का माइनर कितना होगा? 2। और 4 का माइनर कितना होगा? 1। बस, और इसी से हम बना देंगे कौन सी मैट्रिक्स? कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब जिसका जो कोफैक्टर है वो उसी जगह पे लिख दीजिए। तो C11 C11 के प्लेस पर लिख दो, C12 C12 के प्लेस पर लिख दो, ये इस जगह, ये इस जगह। ये बन गई हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर। ओके, आई थिंक आपके क्लियर हुआ होगा। वापस रिपीट कर देता हूँ क्या किया है हमने माइनर निकाले, जिसका भी माइनर निकालना उसको छुपा लो। ठीक है, कोफैक्टर में साइन अप्लाई करके माइनर लिख दो और माई कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी। आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं 3x3 की ओर। ठीक है, लेकिन 3x3 की माइनर्स कोफैक्टर निकालने से पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना अच्छी तरह आना चाहिए। 3x3 में हमें करना क्या है? कोई सा भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 1 2 -1 3 1 4 5 -2 6 7। ओके, अब माइनर निकालने के लिए एक दो एग्जांपल्स बता रहा हूँ, हम सीधे कोफैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो माइनर जैसे M11, तो M11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
तो m1 अब माइनर लिखते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट में 5 4 6 7, बस ये हो गया। ठीक है, ये इसका माइनर हो गया, इसको सॉल्व नहीं करना, आप चाहे तो आगे कर सकते, लेकिन ये वैल्यू आ गई माइनर्स की। m12 2 से जाने वाली रो कॉलम को हटा दीजिए, 3 4 -2 7। ठीक है, सिमिलरली अब इसको जैसे इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, m31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको हटा दीजिए, तो डिटर्मिनेंट लगाना ही है, ध्यान रखना 2 -1 5 4, बस सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप इसके माइनर्स निकाल सकते हैं। हमारे काम आते हैं कोफैक्टर, तो हम सीधा कोफैक्टर निकाल रहे हैं इनके। ठीक है, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, Cij = -1i + j mi_j। इसमें साइन कैसे चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए C11 कितना आएगा, C11 C12 C13। ठीक है, तो C11 1 2 1 3, तो प्लस माइनस प्लस, इससे जाने वाली रो और कॉलम हटा दीजिए तो क्या बचेगा 5 4 6 7, इससे हटा दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास 3 4 -2 7, इससे जाने वाले हटा दीजिए तो क्या बचेगा 3 5 -2 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 5 35 -24, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस आगे है, यहाँ ध्यान रखना माइनस माइनस लड़ेंगे तो प्लस, यहाँ प्लस, तो 6 3 18 -10, या माइनस माइनस लड़ेंगे तो यहाँ प्लस डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये कितना है आपके पास, 35 में से 24 गए तो 1 1 11, ये माइनस का 29, ये कितना बचा प्लस का 28। ठीक है, सिमिलरली C21 22 23, अब 21 के आगे कौन सा साइन लगेगा, माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। अब सेम टू सेम यही करना है, मैं बता देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए। 3 से जाने वाली रो और कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा 2 -1 6 7, 5 से जाने वाली रो और कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 -1 -2 7, 4 से जाने वाली रो और कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा 4 से 1 2 -2 6, 1 2 -2 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपके पास -7 2 14 +6 दैट इज -20, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 -2 दैट इज 5, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर 6 + 4 दैट इज -10। ठीक है, तो ये आपके पास कोफैक्टर्स आ जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम सीधे आंसर्स लिख रहे हैं। C11 का आंसर आया 11 -29 28, C21 का आंसर आया है माइनस का 20, C22 का आंसर आया है 5, C23 का आंसर आया है -10। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, C31 की, तो C31 C32 C33, तो कौन से साइन लगेंगे प्लस माइनस प्लस, प्रोसीजर वही है सेम टू सेम। अब आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे देखिए इसको छुपा लीजिए, 4 2 8 + 5, 8 + 5 दैट इज 13, माइनस देखिए ये हटा लीजिए, 4 1 4 + 3, 4 + 3 -7, इसको देखिए 3 3 को 5 -3 2 6, तो 5 -6 दैट इज -1। ये आपके आ गए कोफैक्टर्स। ठीक है, तो इससे हम बना देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, सखंड आव्यूह, कोफैक्टर मैट्रिक्स, सखंड आव्यूह। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा, इतना बड़ा प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव में तो देगा नहीं, 3/3 का 2/2 का जरूर पूछ सकता है। अगर 3/3 का पूछेगा तो किसी भी 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट्स का पूछ सकता है, सबका नहीं पूछेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 1 -20 13, जिसका जो कोफैक्टर है वो वहाँ लिख दीजिए, थोड़ा गलत लिख दिया है हमने,
फर्स्ट रो है -20, ये 1 2, ये 1 3, फिर 2 1, ओ फिर गलत हो गया, 11 -29 20, फिर -25 -10, 13 -7 -1। ओके, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो। ओके, तो ये क्या बन गया हमारे पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, आई थिंक आपके क्लियर हुआ होगा, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ रहे हैं आगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एडजॉइंट मैट्रिक्स, सहखंडज आव्यूह, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैट्रिक्स ए है तो इसको लिखते हैं एडजॉइंट ए ऐसे, या एडीजे ऐसे। ठीक है, अभी हम देखते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास क्वेश्चन यही है, फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ दिस। ठीक है, अब एडजॉइंट मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि उसमें प्रोसीजर यही करना है इसलिए मैंने मिटाया नहीं है। एडजॉइंट मैट्रिक्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। मीन्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर देना, आपको ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो देखिए अगर सपोज कर लीजिए हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो हमने कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ये ए है तो ये क्या हो गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। चलो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन हो जाएगा प्रॉपर। एडजॉइंट ऑफ ए, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए 11 -29 28 -25 -10 13 -7 -1 एंड इट्स ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, तो 11 -29 28 -25 -10 13 -7 -1, ये क्या बन गई, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, आप जो मॉड्यूल हैं उसके एग्जांपल्स कर सकते हैं, इतने लेंथी क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर हैं। मैंने आपको बताया था 2 या 3 के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इतना लेंथी क्वेश्चन की सारी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो, आ जाएगा, तो भी आपको आना चाहिए, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, ये तो हमने पढ़ा था 3/3 का, लेकिन 2/2 का एग्जाम में एडजॉइंट आ सकता है। पहले हम उसका प्रोसीजर देखेंगे। जैसे ए है आपके पास 2 3 -4 5। ठीक है, अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालिए, C11 कितना आएगा, C11 प्लस का 5, C12 कितना आएगा, माइनस माइनस का 4 दैट इज 4। ठीक है, C21 कितना आएगा, -3, और C22 कितना आएगा आपके पास 2। ये अभी हमने करा था। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन गई आपके पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके पास क्या बन गई, 5 4 -3 2। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 5 4 -3 2 का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 5 4 -3 2। ये एडजॉइंट आ गया। अब ये पूरा इसलिए बताया ताकि हमें इसकी ट्रिक पता चल सके। अब देखिए, इसको और इसको दोनों को कंपेयर करो। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों टर्म्स। ए है हमारे पास 2 3 -4 5, और इसी का जो एडजॉइंट है वो है हमारे पास, ये आया
5 -3 4 2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में बेसिकली चेंज क्या हो रहा है। इसी के बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पर। जैसे हम b लिख लेते हैं इधर दिस -5 -7 8 9, यहाँ पर हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ b। ठीक है, आप कुछ भी क्वेश्चन बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है वो देखिए। यहाँ 2 5 था, यहाँ क्या हो गया 5 2। हर क्वेश्चन करना उसमें ऐसा ही होगा। तो एक तो इनके प्लेसेस बदल देने हैं, इनको क्या करना है इंटरचेंज्ड, अंत परिवर्तित कर देना है। ठीक है, तो 2 की जगह 5, 5 की जगह 2 कर देना है। ठीक है, अब बचा कौन, ये वाले, इनके प्लेस तो वही रहेंगे, साइन चेंज कर देने हैं। तो देखो साइन चेंज हो रहा है, ये प्लस का 3 था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का 4 था तो प्लस का हो गया। अब देखिए हमारा इसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। तो ये b है हमारे पास, तो एडजॉइंट b कैसे निकालेंगे, इनको इंटरचेंज कर दीजिए तो 9 ऊपर चला जाएगा, -5 नीचे आ जाएगा। इनके साइन चेंज करने हैं तो -7 का क्या हो जाएगा +7 और +8 का -8। बस ये बन गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपसे 2x2 के लिए ये पूछा जा सकता है एडजॉइंट। 3x3 के लिए हो सकता है ना पूछे, लेकिन 2x2 की डायरेक्ट ट्रिक होती है। तो ये है। वैसे 3x3 की अगर आप उस पिछले वाले क्वेश्चन को 4-5 टाइम्स रिपीट्स करेंगे, 4-5 बार उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। किसी भी कोफैक्टर से एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन हो तो, लेकिन हमारे पास तो कैलकुलेटर भी, तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ये सारा गेम है प्रैक्टिस का, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन की टाइमिंग कम करनी है तो। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 2x2 का एडजॉइंट कोफैक्टर सब कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक क्रैमर रूल भी था। तो क्रैमर रूल के क्वेश्चन जो बनेंगे वो इक्वेशन सॉल्यूशन में बनेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करना, अगर उसका आंसर आएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा x y z का, तो आप वैल्यू पुट करके उसको निकाल सकते हैं। उसमें बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इन्वर्स मैट्रिक्स, INVERSE, इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स का मतलब प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह। इन्वर्स हम देख चुके हैं, हमने वहाँ पर भी पढ़ा था, फंक्शन में भी, F इन्वर्स। ठीक है, प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह। इन्वर्स मैट्रिक्स का कुछ नहीं है। सपोज कर लीजिए A आपके पास कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, तो A का जो इन्वर्स है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे वही जैसे वहाँ पर करते थे ना F-1 से, वैसे यहाँ पर A इन्वर्स है। इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट A, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट A। लेकिन डिटर्मिनेंट A क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। याद है कल का पढ़ा था हमने, नॉन सिंगुलर। अगर ये 0 आ गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट का मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो सेम टू सेम यही ऐसे ही क्रैमर्स रूल में इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट का, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन है A इक्वल्स टू 1 2 4 5, इसकी A इन्वर्स निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए सिंपल मैं पूरा प्रोसीजर कर रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल। तो क्या करेंगे, 5 1 = 5 -8 -3 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये 0 आ गया तो हम लिखेंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। अब इसका एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट क्या होगा, अभी हमने देखा था उल्टा पुल्टा एंड साइन चेंज। तो उल्टा पुल्टा कर दीजिए, 5 1 -2 -4, ये हो गया। बस ए इन्वर्स लिख दीजिए। तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। अब इसको अपॉन में करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1/-3, और ये क्या आ जाएगा 5 -2 -4 1।
ठीक है, तो आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, 3/3 में भी सेम टू सेम यही करना है आपको। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं इस तरह का, जैसे बी है, तो बी है तो क्या हो जाएगा 4 0 8 9, तो डायरेक्ट निकालें इसका इन्वर्स। चलो देखते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 9 4 जा 36 माइनस 0, तो 1/36, और एडजॉइंट कितना होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, तो 9 4 0 माइनस 8। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं 2/2 के। अब 3/3 के भी कर सकते हैं। ओके, अब बारी आती है क्रेमर्स रूल की। क्रेमर्स रूल वही बेसिकली इक्वेशन के सॉल्यूशन में काम आता है। जैसे देखिए 2x + y - 5z = 8, 3x + 4y - z = 7, 5y + 2z = 10, इस तरह से है। ओके, तो काफ़ी सारे प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने के लिए। आपको बस ये ध्यान रखना है, इसमें एक x आ रहा है, एक y आ रहा है और एक z आ रहा है। तो हम लिखते हैं इसको x अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू y अपॉन डेल्टा y इक्वल्स टू z अपॉन डेल्टा z और 1 अपॉन डेल्टा। नॉर्मल प्रोसीजर ये रहता है। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट। डेल्टा क्या करता है, डिटर्मिनेंट। x के लिए जब लिखेंगे तो x वाले रोज को हाइड कर लीजिए, उसके अलावा जो भी कोफिशिएंट्स की डिटर्मिनेंट बनेंगी वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है, एक प्रोसीजर तो ये होता है, एक होता है प्लस माइनस साइन का, तो हम वो वाला यूज़ करते हैं, उसमें टेंशन नहीं रहती है। पहले हम क्या करते हैं, सबको इधर ले आते हैं और इक्वल टू 0 बना देते हैं। ठीक है, अब डेल्टा x कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट हटा दीजिए, जो बचा वो दिख रहा है वैसे लिख दीजिए कोफिशिएंट। ठीक है, कैसे, y का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1, यहाँ पर y का 4, यहाँ पर y का 5, z का -5 -1 +2, इसका -8 -7 -10। अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो हमें यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस लगाने पड़ेंगे। प्लस माइनस लगाने पड़ते हैं क्योंकि हमने रूल ब्रेक किया है। ये वैल्यूज़ यहाँ आनी चाहिए थी, वो बात की बात है, आपके काम की नहीं है। वो पूरा प्रोसीजर जब सब्जेक्टिव पेपर होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब डेल्टा वाई कैसे लिखेंगे, डेल्टा वाई देखिए, तो डेल्टा वाई के लिए वाई वाला कॉलम छुपा लीजिए, बाकी के कोफिशिएंट्स लिख दीजिए जो दिख रहे हैं, जैसे दिख रहे हैं x y z एंड कांस्टेंट, तो y छुपा लीजिए, जो जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ही लिखना है। तो यहाँ क्या आएगा, 2 3 यहाँ है ही नहीं तो 0, फिर -5 -1 2, फिर -8 -7 -10, ये डेल्टा y हो गया। सिमिलरली डेल्टा z लिख सकते हैं आप, तो डेल्टा z क्या हो जाएगा, वही z छुपा लो, तो 2 3 0 y 145 145 -8 -7 -10, ये हो गया। और डेल्टा, तो डेल्टा कितना आ जाएगा, डेल्टा मतलब कांस्टेंट छुपा लीजिए, तो क्या बचा आपके पास 2 3 0 1 4 5 -5 -1 और 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व करके वैल्यू पुट करनी रहती है। ओके, आई थिंक ये क्लियर है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं आगे का प्रोसीजर बता रहा हूँ। सपोज कर लीजिए ये वाली वैल्यू आई 20, ये वाली वैल्यू आई 30, ये वाली वैल्यू आई 45 और ये वाली वैल्यू आई 10। हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो बारी बारी से सबको इसके इक्वल करना है। कैसे, x/20 इक्वल्स टू -1/10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ऐसे y/30 इक्वल्स टू -1/10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सिमिलरली z की वैल्यू कितनी आ गई, -4.5। अच्छा सा ले लेते हैं 40, तो -4 आ गई बस। और अगर हमें चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये इसमें पुट कर दो। अब इसमें सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता, इनकंसिस्टेंसी कब आती है, जब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाए, 0। सपोज कर लीजिए अगर ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा,
इनफाइनाइट। तो फिर वहाँ पर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, बस यही पॉइंट आपको मॉड्यूल में पढ़ना है और इस तरह का क्वेश्चन का ऑप्शन आपको एग्जाम मॉड्यूल के एक्सरसाइज में मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर सॉल्यूशन पूछेगा तो हम इतने लंबी प्रोसेस क्यों करें, सीधा सा ऑप्शन इसमें पुट कर दो, जो सेटिस्फाई करा वही आंसर है, इक्वेशन वाले चैप्टर की तरह बस। तो यही आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आई थिंक आपके ये क्लियर हुआ होगा। इसको पॉज कर लिया होगा आपने और नोट कर लिया होगा। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं। ये आपके मैट्रिक्स से सब कुछ कंप्लीट है। वैसे तो कल ही कंप्लीट हो गया था, जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे हो चुके होंगे, आपसे नहीं हुए हैं तो आप डाउट पूछ लीजिएगा। तो हम आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।